तो स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। ये ओवरऑल इस सीरीज का 9th लेक्चर है। होपफुली आपको अभी तक जितने 8 लेक्चर आ चुके हैं वो एक एक लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो, कहीं पे डाउट हो तो आपने पूछ लिया होगा। फिर आप कुछ डिटेल मेरे बारे में मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 25 और 3 कॉलम बनाने हैं और साथ में क्रेडिट सिस्टम का ध्यान रखना है। ओके, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, ब्रोमीन क्या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? बोलोगे हाँ सर। फ्लोरीन होता है क्या? बोलोगे नहीं सर। मरकरी होता है, रुबीडियम नहीं होता है। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है और मरकरी भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि थैलियम नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरीबॉडी कि ब्रोमीन एंड मरकरी आर एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ब्रोमीन की बात करें तो एक हेलोजन एलिमेंट है। हेलोजन आपको पता है कि 17th ग्रुप को हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं और लास्ट 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो हेलोजन एलिमेंट एंड एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। रूम टेम्परेचर मतलब लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और स्टैंडर्ड प्रेशर पे इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 58.8 डिग्री सेल्सियस। मरकरी की बात करें तो एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक में मिलता है एंड इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -38.8 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 356.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। याद कीजिए, मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताया था ऐसे ऑक्साइड जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उनको हम एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ चारों में से जो जिंक ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बाकी सबके सब बेसिक ऑक्साइड है ना। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरीबॉडी। मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड और बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, है ना। अभी समझाया मैंने आपको। जिंक ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करता है, दैट्स व्हाई इट इज एन एम्फोटेरिक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और बेरिलियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। कैसे पता चलेगा? बस ध्यान रखना है आपको, है ना। क्या क्या? जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और बेरिलियम, ये क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक वर्ड को देखा जाए तो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड एम्फी से, मतलब जिसका होता है दोनों। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, क्या बनाएगा वो? जिंक सल्फेट और वाटर बनाएगा। और बेस के साथ रिएक्ट करके ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट और वाटर बनाता है, मतलब बेस और वाटर बनाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, व्हाइट कलर का पाउडर है और इनसॉल्युबल है इन वाटर। ध्यान रहे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एज द मिनरल जिनसाइट। जिनसाइट जो है एक जिंक का मिनरल है। दैट बीइंग सेड, मोस्ट जिंक ऑक्साइड यूज कमर्शियली इन सिंथेटिक में यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइट्रियम 1H3। हाइड्रोनियम होता है क्या हाइड्रोजन का आइसोटोप? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम जो है H+ आयन होता है, हाइड्रोजन का आयन होता है, ना कि उसका आइसोटोप। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 में से कोई ना कोई होगा। तो ट्राइट्रियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, किसका? हाइड्रोजन का। चलो ये देख लेते हैं कि ट्राइट्रियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कंटेन 2 न्यूट्रॉन्स, है ना। मैंने बताया 1H3, यहाँ पे 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव डिके इमिटिंग लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, कौन? ट्राइट्रियम। ड्यूटीरियम की बात करें तो इसी से हैवी वाटर बनाते हैं, एक और आइसोटोप है वाटर का, बट इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। और बात करा पहला क्या था? प्रोटियम जो है वो कॉमनली नोन जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो प्रोटियम है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज। बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए चारों में से कौन यूज किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल टिश्यूज, ऑर्गन्स, इन सबको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा कम होता है। टू बी प्रिसाइज -196 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? लिक्विड नाइट्रोजन का।
ओके, दैट्स वाई इसको यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए टिश्यूज, बायोलॉजिकल टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। अगला, अ कार अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई भी बॉडी कर रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब यही हो गया कि कांस्टेंट स्पीड है उसकी। ध्यान है, स्पीड को मैंने बोला है कांस्टेंट है, ना कि वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है उसका पाथ हर टाइम चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। और अगर यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो बट कांस्टेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि नॉन जीरो बट कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता ही दिया मैंने सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप solution used for cleansing purpose appears cloudy. This is due to the fact that soap micelles can। अब सोप मिसेल्स जो होते हैं, मतलब कि सोप के जो बबल बनते हैं उसी को सोप मिसेल्स बोलते हैं ना। वो क्या कर सकते हैं? चारों में से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्केटर, डिफ्रेक्ट या पोलराइज। तो करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी कि वो लाइट को स्केटर्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई वो क्लाउडी अपीयर्स होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे कि सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी बिकॉज सोप मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्केटर्ड लाइट। Micelles are aggregate of soap molecules that form in water. They are approximately spherical in shape. Skating एक physical process है that describe how moving particle और radiation are forced to deviate from a straight trajectory। मतलब ऐसे जा रहे हैं लेकिन स्केटर्ड होके इधर चले जाएंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को स्केटिंग बोलते हैं। सोप मिसेल्स जो है आर लार्ज इनफ टू स्केटर्ड लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ इन समर सीजन। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट कॉटन क्लोथ आर, कॉटन क्लोथ देखो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं, दैट्स वाई उनको हम पहनते हैं। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, याद कीजिए, गर्मी में जब हमें पसीना होता है ना, स्वेटिंग होती है, उसके बाद जैसे ही स्वेटिंग वेपराइज हो जाता है, हमें बहुत ही ठंडा लगता है। मतलब कि हीट जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है, अगर वो जो वाटर है या फिर जो स्वेट है वो हटता है तो, राइट। इसीलिए हम कॉटन पहनते हैं ठंडियों में, सच दैट कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, उसको इमिट रेडिएट ना होने दे, मतलब बाहर ना निकलने दे बॉडी के। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो बाहर निकले बॉडी से, इसका मतलब हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट लॉस करेगी उसके बाद, है ना। वाटर लॉस के बाद हीट लॉस होगा, दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वाटर को ही एब्जॉर्ब कर ले, इसको बाहर निकलने ना दे। तो जब बाहर नहीं निकलने देगा तो जो हीट है हमारी बॉडी की वो मेंटेन रहेगी, है ना, वो प्रिजर्व रहेगी, वो बाहर नहीं रेडिएट होगी। ओके, यही रीजन है हम कॉटन मटेरियल यूज करते हैं ठंडियों में। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, कॉटन मटेरियल इज वेरी पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। एज प्रेसिपिटेशन escape फ्रॉम आवर बॉडी लूज हीट एंड देन कूल। देखा, यही वाली बात मैंने ऊपर बताई आपको। कॉटन क्लोथ्स हैव फाइन थ्रेड्स व्हिच इजीली अलाउ एयर टू पास थ्रू व्हेन कंपेयर्ड टू वुलन क्लोथ्स। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हो आराम से, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड पीस, वन ऑफ गोल्ड और अदर ऑफ ज्वेलरी, सॉरी सिल्वर, व्हेन इमर्ज कंप्लीटली इन वाटर एग्जिबिट इक्वल वेट। दोनों का क्या है? इक्वल वेट है। व्हेन वेट इन एयर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्वर। क्या बताओ डेंसिटी, इसको मान लो रो से दिखाते हैं तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास तो दोनों का सेम होगा, लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सिल्वर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। बोलो हाँ, है ना, सही बात है, वेरी गुड। तो अब बोल रहा है कि जब इनको हमने एयर में वेट किया तो बताओ कि व्हेन वेटेड इन एयर तो किसका ज्यादा होगा, गोल्ड का या फिर सिल्वर का? अब ध्यान से समझो इस पॉइंट को, बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल चीज है ना। तो वॉल्यूम किसका? सिल्वर का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? गोल्ड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि गोल्ड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। ओके, तो अब जैसे ही उनको पानी में डालेंगे हम, तो हम जानते हैं कि इक्वल वॉल्यूम, है ना, इक्वल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करते हैं कोई भी सब्सटेंस मैटर जब हम पानी में डालते हैं। तो अब सोचो कि जो सिल्वर है वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को एज कम्पेयर टू गोल्ड। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है ना। तो आप उसको जब एयर में निकालेंगे तो सिल्वर जो है ज्यादा वेट करेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा था वाटर पानी में, तो वो ज्यादा उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था। अब मान लेते हैं अपथ्रस्ट इस पे फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन और इस पे गोल्ड पे लग रहा था 80 न्यूटन। बोलो हाँ ना। लेकिन फिर भी दोनों का वेट सेम है। दोनों का वेट सेम कैसे हो सकता है? जब सिल्वर का वेट ज्यादा होगा एयर में, तभी तो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होंगे। बोलो हाँ ना। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा। आप समझ रहे हो क्या?
होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए सिल्वर का वेट जो है ज्यादा होगा कहाँ पे, पानी एयर में एज कम्पेयर टू गोल्ड। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से जो मैंने बात बोला आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाके फिर से सुनो, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज जो मैंने बताया वही सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार इसको भी पढ़ के इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। ठीक है, आसान है, जो मैंने समझाया वही चीज। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? 4 स्टेटमेंट, मतलब 4 ऑप्शन। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है? नहीं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है? बिल्कुल। प्लाज्मा है? नहीं। स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर है? नहीं। अब ध्यान से समझो, हम जानते हैं कि कोई भी मैटर है ना 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यही जानते हो आप, क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है कि नहीं? ये 3 स्टेट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जैसे ही क्लास 9th में आप आए होंगे 2 स्टेट और पढ़ा होगा आपने, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा जो है चौथा स्टेट है मैटर का, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पांचवा स्टेट है मैटर का। ओके, तो ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि Bose-Einstein condensate is considered the fifth state of matter, distinct from the four commonly known क्या solid, liquid, gas और plasma. This is so because they exhibit property that are not found in any other four state of matter. Example के तौर पे Bose-Einstein condensate can flow without friction, मतलब कि अगर वो फ्लो करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लगता, and they can exhibit quantum tunneling. अब क्वांटम टनलिंग क्या होता है? एक स्पेसिफिक फिनोमिना है ना फिजिक्स में। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ बोसॉन्स पार्टिकल्स दैट हैव इंटीजर स्पिन आर कूल्ड टू टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। समझ रहे हो? कूल्ड टू टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, जो कि कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर इतना फॉरेनहाइट। इन दिस स्टेट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बोसॉन ऑक्युपाइड द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, फॉर्मिंग अ कलेक्टिव क्वांटम स्टेट। As a result, the individual particles lose their individuality और behave as a single entity, exhibiting wave-like character. तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देते हैं। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, ना कि पार्टिकल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पे करता है क्या? बिल्कुल करता है। सरफेस एरिया, बिल्कुल, कि ज्यादा सरफेस होगा ज्यादा इवेपोरेशन होगा। मास पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल नहीं। ह्यूमिडिटी पे करता है? बिल्कुल, है ना, कि अगर ज्यादा ह्यूमिड होगा कंडीशन तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, अगर कम ह्यूमिड होगा तो ज्यादा होगा। इसीलिए साउथ में या फिर आप बीचेस के किनारे चले जाओ, वहां पे स्वेटिंग अगर आपको होती है तो जल्दी वो पसीना नहीं सूखता आपका। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इवेपोरेशन का रेट कम है। ओके, तो मास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसपे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे करता है। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Rate of evaporation remains unaffected by mass of the liquid. This is because the rate of evaporation is determined solely by the number of molecules present at the liquid surface rather than the overall mass of the liquid. अब बात पता ही आपको, बेसिक चीज है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। बाकी चीजों को देखेंगे कि जैसे जैसे हायर द टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कॉमन सेंस वाली बात है। सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा तो ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी अगर लोअर होगा तो फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, वाइस वर्सा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड की बात करें तो ज्यादा विंड स्पीड तो ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा। सारी चीजें देख लिया हमने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये भी ठीक है, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट, दैट्स व्हाई सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पार्टिकल मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूजन अकर्स व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसी को हम पैसिव क्या बोलते हैं? इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। दिस फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व इन अ ग्लास कंटेनिंग वाटर और ऑयल। अगर वाटर और ऑयल में रख दिया जाए तो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं, और इसी चीज को डिफ्यूजन बोलते हैं। At the top of the glass, water molecules are more concentrated, while at the bottom, oil molecules are more concentrated. As time passes, the water molecule naturally diffuse or spread out, moving downward and mixing with the oil molecules. इसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, डिफ्यूजन भी हो गया। बोलो हाँ ना? ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, मैंने बता ही दिया। इसको बोलते हैं वांडर वाल्स फोर्स, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन दो मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। आयरन का भी बात किया जाए तो आयरन हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, अभी देखो ऊपर इतना बढ़िया से देखा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया उसने, है ना। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बिल्कुल सही है, एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होता तो सही हो जाता। और डिक्रीज इन विंड स्पीड नहीं, इंक्रीज इन विंड स्पीड। और डिक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीनों के तीनों जस्ट उल्टा दिया है, डिपेंड तो चारों पे करता है, लेकिन तीनों उल्टा दिया है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया, दैट्स वाई ये हो जाएगा हमारा। डिटेल में देख ही लिया है, इसलिए हम फिर से नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एवरीवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ध्यान है इनकरेक्ट हमसे पूछा है, चार स्टेटमेंट है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस, ठीक है। आइसोबार आर एटम्स दैट द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि आइसोबार्स नहीं, आइसोटोप्स होते हैं। जो डिफिनेशन दिया है ना वो आइसोटोप्स का है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा 1H1 1H2 1H3 क्या है, ये सबके सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ना कि आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बल्कि मास अलग होता है, जैसे कार्बन C612 है ना, कार्बन C13, कार्बन 614, ये सब के सब क्या है, आइसोटोप्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर देखो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास 12 13 14 अलग अलग है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब मास नंबर, ओके, ये क्या है, 12 13 14 मास नंबर। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस। देखो अगर यहाँ न्यूट्रॉन दिया होता तो गलत हो जाता है, न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन होता है एवरीबॉडी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दिया है, तो बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ओके। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा स्टेटमेंट की बात करें तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, बिल्कुल सही बात है ना। वैलेंसी ये दिखाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, अगर किसी की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन कर सकेगा उससे, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। सारा कुछ डिटेल में बता दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी, है ना। आइसोटोप भी बता दिया आपको, आइसोबार्स भी हमने डिस्कस कर लिया, आइसोटोप्स भी डिस्कस कर लिया। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। दे आर न्यूक्लियाई दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान रहे क्या, न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर है तो उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन 15, नाइट्रोजन 14, कार्बन 13, ये सब के सब आइसोटोन है। ऐसा कैसे, समझो ध्यान से। ऑक्सीजन 15 का मतलब क्या हुआ, 8O15, 8O15 क्यों बोला मैंने, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 15 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, सबको पता है, 15 में से 8 माइनस कर दो 7 आ गए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मालूम है 15 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और 8 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में प्रोटॉन माइनस कर दो, आ गया क्या हमारे पास, न्यूट्रॉन। सेम वे में नाइट्रोजन 14 क्या होता है, 7N14, यहाँ पे भी माइनस करोगे तो 14 माइनस 7 आ जाएगा 7। सेम मैनर में एवरीबॉडी 6 कार्बन 13 को भी माइनस करोगे तो आ जाएगा 7। देखो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दैट्स वाई दे आर आइसोटोन्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक, ध्यान रहे मोनोएटॉमिक का मतलब कि उसके पास केवल एक ही एटम है। हाइड्रोजन क्या होता है, डाइएटॉमिक। सल्फर क्या होता है, ये तो 8 एटॉमिक होता है। फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। हीलियम मोनोएटॉमिक में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एकदम आसान, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किसका, मोनोएटॉमिक का। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सबके सब गैसेस ऐसी हैं जो मोनोएटॉमिक, मतलब एक ही एटम इनका एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डाइएटॉमिक एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उसके साथ उनका फॉर्मूला भी है। ये हमेशा नेचर में डाइएटॉमिक एग्जिस्ट करती है। कुछ ट्राइएटॉमिक भी एग्जिस्ट करती है। क्या आप O3 ओजन के अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो ट्राइएटॉमिक का? चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हो तो कमेंट बॉक्स करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ कीजिएगा, कि व्हेन हॉट वाटर इज प्लेस इनटू अ एम्प्टी वाटर बॉटल, ठीक है, तो बॉटल कीप्स इट्स शेप एंड डज नॉट सॉफ्टन, है ना, वो सॉफ्ट नहीं होता है जबकि हॉट वाटर डाला फिर भी। व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज दी वाटर बॉटल मेड फ्रॉम, तो ये कौन सा प्लास्टिक है चारों में से, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉफ्ट नहीं होते, वो और हार्ड हो जाते हैं, राइट। और थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। पीवीसी है ना, और पॉलीयूरेथेन, ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले इसका समझ लो, करेक्ट आंसर हो गया थर्मोसेटिंग, ठीक है। अब वन बाय वन सारे का सारा पढ़ते हैं। देखो, वाटर बॉटल एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप और नॉट सॉफ्टन व्हेन हॉट वाटर इज एडेड इंडिकेट दैट इट इज मेड फ्रॉम दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर रिजल्टिंग इन द रिजिड क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल नेटवर्क। वन सेट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी मेल्ट और रीशेप्ड बाय हीटिंग। सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर क्या क्या,
इपॉक्सी राइजिन और फिनोलिक राइजिन और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये सब के सब क्या है, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं कुछ। अब कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक देखते हैं। यहाँ पे देखो थर्मोप्लास्टिक, दिस प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड और रीशेप्ड मल्टीपल टाइम्स व्हेन हीटेड सच एज पॉलीएथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टाइलिन। ठीक है, ये तीन टाइप के पीई, पीपी और पीएस, तीन टाइप के प्लास्टिक है जिन जो है थर्मोप्लास्टिक। इनको किसी भी शेप में है ना मेल्ट करके कन्वर्ट किया जा सकता है। पॉलीप्रोपिलाइल, ये आप सबके बारे में छोटी छोटी डिटेल है, आप देख सकते हो कि अगर हम प्रोपाइलिन की बात करें तो एक थर्मोप्लास्टिक यूज्ड इन पैकेजिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन जगह पर ये यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो एक थर्मोप्लास्टिक है और यूज किया जाता है फोम पैकेजिंग में, डिस्पोजेबल कप और इंसुलेशन में। पॉलीएथाइलिन की बात करें तो प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर और पाइप्स में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप देख सकते हो पीवीसी है ना, जिसका पूरा नाम क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, एक वर्सटाइल थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक टाइप का है, ध्यान रखिएगा, यूज इन पाइप्स, वाइनिल फ्लोरिंग और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। और वहीं पे पेट की बात करें, याद कीजिए हमने एक किसी क्वेश्चन में पेट किया है, क्या नाम है इसका, पॉलीएथाइलिन टेरेफ्लेट। पॉलीएथाइलिन टेरेफ्लेट एक कॉमनली यूज थर्मोप्लास्टिक है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेवरेज बॉटल और फूड पैकेजिंग। अगर अभी आप कोल्ड ड्रिंक का कोई बॉटल लो तो उस पर देखो लिखा रहता है पीईटी, पेट। अगला एक्रो एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडाइन स्टाइरिन, एबीएस, एक थर्मोप्लास्टिक यूज्ड इन ऑटोमोटिव पार्ट्स, टॉयज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट है पॉलीकार्बोनेट, क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक है, known for its impact resistance, used in आई ग्लास लेंसेज, सेफ्टी हेलमेट और सीटीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्या, पॉलीकार्बोनेट। आई होप कि प्लास्टिक जो है एक ही जगह पे आपका बढ़िया से प्रिपेयर हो गया होगा, इसका चाहो तो आप नोट्स भी ले सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। आइडियल गैस आप सभी को पता होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड करता है आइडियल गैस के लिए, है ना। बोला कि चारों में से डज नॉट होल्ड ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज सेम, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर ही हो गया है ना, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होता है। बाकी भी देख लेते हैं अपने फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट सेम, बिल्कुल ठीक बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, आइडियल केस में बिल्कुल जीरो लेकर चलते हैं। देयर इज नो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिल्कुल, तो आइडियल केस में इसको हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में होता है, लेकिन आइडियल केस में ऑब्वियसली लेकर चल रहे हैं तो नहीं होता। इन आइडियल केस में ये लेकर चलते हैं कि स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज नॉट सेम। ओके, तो इसलिए पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, सारी चीजें बता ही दिया, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान रहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया, क्या कि जब वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाए, है ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जाए। तो चारों ऑप्शन में से देख लो कौन सा है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, अभी ऊपर मैंने डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट समझाया ना, विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, मतलब कि कॉन्ग से डाइल्यूटेड, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, तो आगे बढ़ जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख ही लिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, पैसिव वाला अपन ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन बॉडी डज नॉट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल किसमें नहीं होता है ना, तो ये बाइसेप्स जो होते हैं हमारे, उसमें स्मूथ मसल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों पढ़ते हैं एवरीबॉडी। स्मूथ मसल वो होते हैं जो इनवॉलंटियर मसल होते हैं, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन सच एज यूरेटर्स, ब्रोंकाई और आइरिस। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जबकि ऑन अदर हैंड बाइसेप्स आर स्केलेटन मसल दैट आर अंडर वॉलंटियरी कंट्रोल, वो इनवॉलंटियरली नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। ओके, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सबको पता ही है, कितनी बार हमने देख लिया है। They are known as suicidal bag because if they are damaged, they can release their enzymes or digest the cell itself. This process is called autolysis. क्या बोलते हैं इसको, ऑटोलाइसिस। बाकी सबके बारे में जान लेते हैं। लाइसोसोम मैंने बता ही दिया,
दैट प्राइमरली फंक्शन इज स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। दे कंटेन वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट मटेरियल, फॉरेन सब्सटेंसेस और सेलुलर कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू दी सेल्स रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वहीं पे प्लास्टिड्स की बात की जाए तो आर सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ठीक है, दे कंटेन्स पिगमेंट दैट गिव प्लांट्स देयर कलर और दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है दैट इज फाउंड इन ऑल यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक आपको मालूम है, मोर देन वन सेल। इट इज इन्वॉल्व इन दी सिंथेटिक ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या क्या? सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एटीपी विच इज सेल्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी। विटामिन सी किसको बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड को। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? ओके, आप ये देख सकते हो, क्रूशियल रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन। ठीक है, और वाइटल वाटर सॉल्युबल विटामिन है विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई खट्टी चीज खाते हो तो उसमें विटामिन सी मिलता है और साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी मिलता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। वो क्या करता है? बोन, टीथ और गम्स को हेल्दी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताओ, विटामिन सी की वजह से क्या दिक्कत होता है? कौन सा रोग होता है ना? कौन सा डिजीज होता है? कमेंट करके बताना जरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेम क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं कि सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये कई बार देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज मेनली फंक्शन एंड स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी ऊपर हमने सेम वर्ड पढ़ा, क्या? स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सेम वर्ड पढ़ा कि लाइसोसोम होते हैं वो सोसाइटल बैग के साथ साथ स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मतलब उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो टाइम टू टाइम रिलीज करके, है ना, डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल और बाकी वेस्ट मटेरियल। कहाँ? सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। बाकी आपको मालूम ही है ना, तो इसलिए आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। अब एक हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इस चीज को जान लो। हिस्टोन प्रोटीन वो होता है दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विथ डीएनए। आप इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका बी, कि हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विथ डीएनए। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि हिस्टोन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग डीएनए विद इन द न्यूक्लियस। दे एसोसिएट विद डीएनए टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स which help compact the DNA और regulate gene expression. Clear? वेरी गुड। बाकी डिटेल भी है, आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। सो एवरीबॉडी बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, दोनों करता है। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, देखो लंग से जो है वो बाकी पार्ट्स तक क्या ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके मतलब वापस लाता है कौन? हमारा ब्लड, है ना, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि वो दोनों को कैरी कर सकता है। किसको किसको? ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, वही चीज जो मैंने बताया आपको, है ना। तो आराम से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखेंगे कि हीमोग्लोबिन डेवलप इन दी सेल्स ऑफ द बोन मैरो, eventually they turn into red blood cell. Hence hemoglobin एक hemoprotein found in only RBC मतलब red blood cell or in the erythrocyte of blood. They are said to occupy 1/3 of the volume of RBC. 90 से 95% of dry weight of red blood cell is by hemoglobin. कितना? 90 से 95%। सोचो। और the level range from 12 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर। जनरली हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल इज ग्रेटर कंपेयर टू दी वुमेन। ठीक है, ये है ग्राम पर डेसीलीटर में हम क्या कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन को मेजर करते हैं। सो एवरीबॉडी, इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 पंक्तियां होती है, तो आज के लिए है आपके लिए दुष्यंत कुमार जी ने क्या खूब कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो एवरीबॉडी, आई होप कि इसका मतलब आप समझे हो और इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। इसी के साथ इस लेक्चर को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।